हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं विपिन सर, विपिन मैथ्स चैनल पे आपका स्वागत करता हूँ। आइए हम लोग जो प्लेटफॉर्म वॉल्यूम थ्री जो मैथ का बुक है ना, ठीक, मैथ्स का जो हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, डेली एक एक सीट हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोग इस क्लास में जो है सेट नंबर जो 31 है ना, सेट नंबर 31 उसी का हम लोग डिस्कशन करेंगे। ठीक, सेट नंबर 31 का इसमें हम लोग डिस्कशन करेंगे। एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे जो NTPC CBT फर्स्ट का जो एग्ज़ाम हुआ था, जिसमें ये पूछा गया था 19 जनवरी 2021 के शिफ्ट फर्स्ट का ऑल क्वेश्चन इसमें रहेगा। जितने भी मैथ के टोटल क्वेश्चन रहेंगे सब इसमें रहेंगे। हम लोग एक एक क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे, बहुत अच्छे वे में डिस्कशन करेंगे, कॉन्सेप्चुअल ट्रिक के साथ हम लोग डिस्कशन करते हुए चलेंगे आगे की तरफ। ठीक, तो चलिए आइए देखते हैं, हम लोग आगे स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर आप चैनल पे न्यू होंगे तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा, जिससे जितने भी आपके दोस्त लोग होंगे जो सब हम लोग जुड़ सकते हैं हमसे और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठा सकते हैं। ये सब चीज़ें आपको ग्रुप डी का जो आगे एग्ज़ाम होने वाला है उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा। एक एक सीट डेली आपका शाम में 7 बजे चल रहा है, तो उसको देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाइए। अगर आप बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं, अगर आपका मैथ्स वीक है, मैथ समझ में नहीं आता है, तो बेसिक मैथ पढ़ना चाहते हैं तो प्ले स्टोर से विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए। इस पे जो है बेसिक क्लास चल रहा है, एक मिनिमम फीस में, आपका मिनिमम फीस के साथ इसमें टोटल मैथ का जो है सिलेबस चल रहा है। टोटल मैथ का जो SSC रेलवे सबके लिए रहेगा, होल मैथ रहेगा, संपूर्ण मैथ रहेगा, जिसमें आपका एडवांस मैथ, अर्थमेटिक मैथ्स, DIDS टोटल रहेगा इसमें। ठीक, तो ये जिनका भी मैथ्स कमज़ोर है, बेसिक से पढ़ना चाहते हैं, वो जा करके प्ले स्टोर पर से, गूगल प्ले स्टोर पर से विपिन मैथ्स एप्लीकेशन डाउनलोड करिए, या फिर डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहाँ पे विपिन मैथ्स एप्लीकेशन का लिंक दिया हुआ है, उसके थ्रू भी जाकर आप डाउनलोड करके और वहाँ से आप देख सकते हैं कोर्सेज। उसमें 2 कोर्स चल रहा है, एक टेस्ट बैच चल रहा है और एक बेसिक मैथ बैच चल रहा है। ठीक, तो दोनों आप जिसको मर्जी उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसमें एक मिनिमम फी रखा गया है बस आपका। ठीक, तो चलिए आइए हम लोग इस सेट में देखेंगे प्लेटफॉर्म वॉल्यूम 3 का जो सेट नंबर 31 है, तो सेट नंबर 31 की टोटल मैथ के क्वेश्चन का डिस्कशन करेंगे। ठीक, तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है, बोला हुआ है, क्या कह रहा है, देखिए कह रहा है कि दो संख्याओं का महत्तम समापवर्तक और लघुत्तम समापवर्तक 6 और 36 है, यदि उनमें से एक संख्या 12 है। ये तो बहुत सिंपल है जी, आपको बताए थे कि पहली संख्या LCM गुणे HCF इज इक्वल टू पहली संख्या। इसमें तो बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आया हुआ है, पहली संख्या और गुणे दूसरी संख्या, बहुत सिंपल है। ठीक, आपका दूसरी संख्या यहाँ हो जाता है। ठीक, संख्याओं का गुणनफल बराबर LCM गुणे HCF, इस पे बहुत ज़्यादा क्वेश्चन जो है पूछा हुआ है अभी तक। ठीक, तो कह रहे हैं कि LCM 6 है, HCF 6 है और LCM 36 है। यदि उसमें से एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पता नहीं है। 12 तिहाई 36 और 36 18 जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। कुछ इस क्वेश्चन में है ही नहीं। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, A हो जाएगा। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए 2 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, बोला है हमें 2 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। देखिए कह रहा है हमें कि 7 घंटा में कितना, तो 7 घंटा में कितना वर्षा दर्ज की गई है, तो 0.896 सेंटीमीटर जो है वर्षा दर्ज की गई है। तो प्रति घंटा वर्षा की औसत मात्रा, प्रति घंटा मतलब 1 घंटा में कितना होगी, तो बहुत सिंपल है जी, 7 से इसमें भाग लगा देंगे, यानी कि 0.896 में आप 7 से भाग लगा दीजिए, तो 7 एकम 7, 8 हुआ, 7 दूना 14 और 7 आठे 56, यानी इतना सेंटीमीटर 0.128 सेंटीमीटर वर्षा होगी, जो कि ऑप्शन नंबर A में दिया हुआ है। बताइए कहीं से भी अगर कोई दिक्कत है तो आप बताइए, बहुत आसान सा ये भी क्वेश्चन था। 7 घंटा में इतना वर्षा, तो 1 घंटा, प्रति घंटा कितना वर्षा, तो 0.128 सेंटीमीटर, ऑप्शन नंबर A हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट जो क्वेश्चन है हमारा, कह रहा है कि एक आदमी एक यात्रा 10 घंटे में पूरी करता है। वह यात्रा का पहला आधा भाग 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और दूसरा आधा भाग 30 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, तो उसके द्वारा तय की गई कुल दूरी, देखिए बहुत आसान है। जैसे मान लीजिए ये हम मान लेते हैं ना कि आधा दूरी इसका ये x किलोमीटर है और ये आधा दूरी x किलोमीटर है, यानी टोटल डिस्टेंस कितना हो गया,
तो 2x किलोमीटर टोटल डिस्टेंस हो गया। तो इसको जा रहा है किस चाल से, तो x बट्टा 20 की चाल से जा रहा है, ठीक, इसको 20 की चाल से, और ये आधा दूरी x बट्टा 30 की चाल से जा रहा है। चूँकि हम समय इसलिए निकाल रहे हैं कि समय हमें 10 घंटा दिया हुआ है। समय बराबर दूरी बट्टा चाल, समय बराबर दूरी बट्टा चाल। अब यहाँ से x आप कॉमन ले लीजिएगा, तो इसको जोड़िएगा तो 60 एलसीएम हो जाएगा, 20 3 60 यानी 5 बट्टा 60 हो जाएगा, और बराबर यहाँ 10 हो गया, 5 दूना 10, यानी x का मान हमारा 120 किलोमीटर आ गया। तो एक बात बताइए कि टोटल डिस्टेंस 2x है, तो 2x मतलब कि 240 किलोमीटर जो हो जाएगा टोटल डिस्टेंस हो जाएगा। टोटल डिस्टेंस पूछा हुआ था, तो 240 किलोमीटर यानी ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से अगर दिक्कत हो कोई, तो आसान क्वेश्चन ये भी था। आधा दूरी हम मान लिए x किलोमीटर, ये आधा दूरी x यानी टोटल डिस्टेंस मेरा 2x हो। देखिए x/2 भी करिएगा तब भी आएगा, लेकिन उस तरह से कैलकुलेशन ज़्यादा होगा, फिर हाफ में लेके चलना होगा, और ये आसान हो जा रहा है। x/2 यानी समय बराबर, ये टाइम हम लोग निकाल लिए हैं, चूँकि हमें दिया हुआ है कि टोटल टाइम वो कितना लिया हुआ है, 10 घंटा लिया हुआ है। तो समय बराबर दूरी बट्टा चाल, दूरी बट्टा चाल 10 घंटा, यानी x का मान 120 किलोमीटर, टोटल डिस्टेंस 2x है, यानी 240, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, आसान क्वेश्चन का। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी किसी काम को क्रमशः, यानी ए 10 दिन में कर रहा है, बी कितना दिन कर रहा है, तो 15 दिन, और सी जो है 20 दिन में कर रहा है, ठीक, ये दिया हुआ है 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं। तो वे तीनों साथ मिलकर, ये तो बहुत आसान है जी। सबसे पहले आप टोटल वर्क ले लीजिए, तो टोटल वर्क इनका एलसीएम 60 हो जाएगा, ये टाइम है। तो अब क्षमता कैसे निकालते हैं, इफिशियंसी, तो भाग देते हैं, 10 छके 60, 15 चौके 60, 20 तेईस 60, तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों मिलकर यानी 60 बट्टा 6 4 10 3 13 हो जाएगा। तो 13 25 65 ज़्यादा हो जा रहा है, 13 चौके 52, यानी 4.8/13 दिन में कंप्लीट करेंगे, ठीक, 13 चौके 52 और 8 60 हो जाएगा। तो 4.8/13 दिन, यानी कि ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा ना हमारा राइट आंसर हो जाएगा। बताइए कोई भी समस्या इसमें है, आसान क्वेश्चन है, टाइम एंड वर्क बहुत बार आया हुआ है आपका, ठीक, तो ये हम लोग का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 5 नंबर क्वेश्चन समझिएगा जरा। कह रहा है कि वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 के बिंदु x बराबर 2 पर खींची गई स्पर्श रेखा का समय। देखिए ये क्वेश्चन ना सर्कल से रिलेटेड है, और इस क्वेश्चन को बनाने के लिए आपको सर्कल का पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए, सर्कल का पूरा डीप नॉलेज होना चाहिए। तो इसीलिए कह रहे हैं कि जो चैप्टर मतलब आपका जो बेसिक अगर कमज़ोर है ना, तो बेसिक कमज़ोर है तो एप्लीकेशन पे जाकर कोर्स ज्वाइन कर लीजिए, बहुत मिनिमम फी रखा गया है। उससे ये है कि आपका 150 रिकॉर्डेड क्लास मिलेगा, सब रिवीजन हो जाएगा आपका। ग्रुप डी का एग्ज़ाम अभी भी 1-1.5 महीने में पूरा रिवीजन आप कर सकते हैं, ठीक, वो आपके ऊपर है। तो चलिए देखिए ये क्वेश्चन हम लोग बनाने का कोशिश करते हैं। सबसे पहले देखिए ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 9 है, ये एक वृत्त का समीकरण है। तो जहाँ भी अगर वृत्त का समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर के रूप में रहे, ये सर्कल का इक्वेशन है। तो इस सर्कल का जो केंद्र होता है ना, केंद्र वो 0 0 होता है, केंद्र जो हो जाता है क्या होता है, 0 0 होता है। जो भी इक्वेशन अगर इस रूप में दिया रहेगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर, तो इसका केंद्र 0 0 हो जाएगा। अब देखिए इसको जैसे हम लोग तोड़ेंगे तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 3 का होल स्क्वायर, अर्थात इसका त्रिज्या जो हो जाएगा 3 हो जाएगा, और जो इसका केंद्र होगा केंद्र 0 0 होगा। केंद्र मूल बिंदु होता है 0 0, ये मूल बिंदु से गुजरने वाली जो है सर्कल का जिसका केंद्र मूल बिंदु होगा उसी सर्कल का इक्वेशन होता है, ठीक, केंद्र मतलब 0 0 हो जाएगा। अर्थात अगर इसको हम लोग ड्रॉ करने का कोशिश करें तो ये सर्कल हो गया हमारा, ठीक, ये हमारा सर्कल हो गया आपका, और थोड़ा सा नीचे बना दीजिए, ये हमारा सर्कल हो गया, और इसका मूल बिंदु 0 0 हो गया, ठीक, और ये इसके कहीं बिंदु है, एक स्पर्श रेखा है, ये स्पर्श रेखा है जहाँ x बराबर 2 दिया हुआ है, कह रहा है कि x बराबर 2। अच्छा एक बात बताइए, इसके त्रिज्या हमें पता चल गया कि ये जो त्रिज्या है वो कितना है, 3 इकाई है, ठीक। तो अब ये जो दिया हुआ है हमें यहाँ से, अगर इसमें x बराबर 2 रखेंगे तो y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, 9 में से 2 दूनी के 4, वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 9 में से 4 घटा देंगे तो y इज स्क्वायर इज इक्वल टू 5 हो जाएगा, अर्थात यहाँ से y का मान हो जाएगा प्लस माइनस √5, दोनों मान निकलेगा यहाँ से। अर्थात जो ये बिंदु है इसका 2 गो निर्देशांक निकलेगा, एक तो 2 और √5 निकलेगा, और एक जो निकलेगा 2 माइनस √5 निकलेगा। तो चूँकि जो y का मान आया है हमारा प्लस माइनस √5 आया है, ठीक, इतना बात समझ गए। अब जो है हमें बोला हुआ है ना, अब इसी रेखा का इक्वेशन बोला है कि इस जो लाइन का है ना इसका इक्वेशन बताइए क्या होगा। तो एक बात बताइए,
इसका हमें इक्वेशन निकालना है, त्रिज्या से हमें कोई मतलब है नहीं। अगर इस लाइन का इक्वेशन निकालना है तो स्ट्रेट लाइन में आपको पता होगा कि एक बिंदु से गुजर रही है, और इसका अगर स्लोप पता कर लेते ना तो आराम से इक्वेशन निकाल लेते हैं। तो स्लोप के लिए देखिए, ये हमेशा स्पर्श रेखा, जो स्पर्श रेखा केंद्र के साथ 90 डिग्री का कोण बनाता है। इस लाइन का जो ये त्रिज्या है ना, इसका आप स्लोप आसानी से निकाल सकते हैं, चूँकि दोनों निर्देशांक दिया हुआ है। तो दो बिंदु से गुजरने वाली रेखा का जो स्लोप होता है ना, स्लोप y2 माइनस y1 और बट्टा x2 माइनस x1 होता है। x2 माइनस x1 ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ये स्लोप होता है। तो दो गो स्लोप आएगा, अगर इससे निकालेंगे तो y2, मान लीजिए ये y वाला है, तो y2 माइनस y1 यानी कितना हो जाएगा, तो √5/2 y2 माइनस y1 यानी कि √5 में से 0 गया 0 हो जाएगा, और 2 में से 0 गया यानी 2 हो जाएगा। और इसका इक्वेशन निकालेंगे तो स्लोप निकालेंगे तो -√5/2 हो जाएगा। ठीक, ये दोनों का हम स्लोप निकाल लें। किसका, तो ये जो है ना, ये त्रिज्या का स्लोप निकल गया। तो जब त्रिज्या का स्लोप निकल गया, और एक बात और आपको पता होना चाहिए कि दो अगर रेखाएं लंबवत होती है तो उसमें m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1 होता है, यानी कि दोनों के स्लोप का गुणनफल बराबर -1। अगर मान लीजिए ये हमारा √5/2 है, तो इसका स्लोप निकालना होगा ना, तो ये इसमें इन्वर्स हो जाएगा, ये भाग लग जाएगा और -2 हो जाएगा, अर्थात ये दोनों एक्सचेंज हो जाएंगे। इसका इन्वर्स निकालना होगा तो -2/√5 हो जाएगा, और इसका इन्वर्स करना होगा तो 2/√5 हो जाएगा। चूँकि इन्वर्स करेंगे, दो अगर रेखाएं लंबवत हो तो उनके ढालों का गुणनफल -1 होता है। तो ये अगर मान लीजिए त्रिज्या का √5/2 निकला हुआ है, तो इसका स्लोप हो जाएगा -2/√5 हो जाएगा। अब आराम से निकाल सकते हैं। दो बिंदु अगर हमारा निकल गया है इक्वेशन, अच्छा इसको हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं। यहाँ से हम लोग निकाल लिए हैं कि y का जो मान निकला है ना, y इज इक्वल टू +-√5, डायरेक्ट हम लिख देते हैं। तो जो इक्वेशन होता है ना, इक्वेशन इज इक्वल टू y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1 हो जाएगा। ये दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल, और जो इक्वेशन हो जाता है, यानी कि y, जैसे देखिए y इक्वेशन में रहता है -y1 कितना है, तो √5 है, बराबर m का मान कितना आ गया आपका, तो m का मान यहाँ से निकला है -2/√5, और इंटू x माइनस x1 कितना है, 2 हो जाएगा। तिरछा गुणा कर लीजिए, निकल जाएगा आराम से। तिरछा गुणा करेंगे तो √5y माइनस 5 इज इक्वल टू -2x, और माइनस माइनस +4 हो जाएगा। अब एक साइड करेंगे तो इसको इधर कर लेंगे, तो ये 2x प्लस √5y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा। ये हमारा इक्वेशन निकल गया। आज जब इस स्लोप को लेकर के चलेंगे तब सिर्फ यहाँ माइनस लग जाएगा, यानी कि एक और इक्वेशन मिल जाएगा, उसको निकालने की ज़रूरत है नहीं आपका। √5y इज इक्वल टू 9 हो जाएगा, सिर्फ बीच में क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। तो देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया है, बढ़िया क्वेश्चन है। 2x प्लस √5y बराबर 9 और 2x माइनस √5y बराबर 9, यानी कि ऑप्शन नंबर ए में जो है दोनों ये दिया हुआ है, दोनों इक्वेशन, तो यही चल रहा है। देखिए एक बार और समझिए, आप नहीं समझें तो हर चीज़ आपको यहाँ से क्लियर कर देते हैं। इस एक क्वेश्चन के लिए देखिए कितना कॉन्सेप्ट आपको यूज़ में आएगा आपका। सबसे पहले तो जो सर्कल x² प्लस y² बराबर r² के रूप में जो इक्वेशन रहे सर्कल का, उसका केंद्र 0 0 होता है, और ये त्रिज्या यहाँ से निकल जाएगा। त्रिज्या से हालांकि हमें कोई मतलब है नहीं, अगर त्रिज्या पूछा जाता तो हम यहाँ से बता सकते थे। ठीक, अब एक बात बताइए, जब इसका केंद्र 0 0 हो गया, ये स्पर्श रेखा हो गया, स्पर्श रेखा में ये बोला है कि x बराबर 2 पर स्पर्श रेखा का समीकरण निकालना है। तो जब x बराबर 2 इसमें पुट कर रहे हैं, x बराबर 2, तो y का मान निकल जा रहा है +-√5 हो जा रहा है, अर्थात एक हो जाएगा बिंदु 2√5 और एक हो जाएगा 2 -√5 हो जाएगा। अब इससे इसका ये स्लोप निकाले हैं त्रिज्या का, इसका स्लोप निकालें, क्योंकि इसका स्लोप आप डायरेक्ट निकाल नहीं सकते हैं, दो बिंदु आपको दिया नहीं है। तो दो बिंदुओं से गुजरने वाली रेखा का ढाल y2 माइनस y1 बटा x2 माइनस x1, तो इस त्रिज्या का स्लोप निकाले √5/2 आ रहा है। इस बिंदु को लेकर चलेंगे तो -√5/2 आ रहा है। अब जो है हमको इसका स्लोप निकालना है, चूँकि इसका इक्वेशन निकालना है। तो इस सरल रेखा, यानी जो हमारा स्पर्श रेखा है, इसका जो स्लोप होगा वो कैसे निकलेगा, तो दो अगर लंबवत रेखाएं हैं तो m1 इंटू m2 बराबर -1 हो जाएगा, तो ये इन्वर्स हो जाएगा, और इसका -2/√5 और 2/√5 हो जाएगा, इसका इन्वर्स करेंगे तो अब सिंपल हो गया। स्लोप भी दिया हुआ है, एक बिंदु भी पता है कि इस बिंदु से गुजर रही है, तो कौन सा इक्वेशन लगाएंगे, y माइनस y1 इज इक्वल टू m इंटू x माइनस x1, तो एक इक्वेशन निकला 2x प्लस √5y बराबर 9।
तो एक ये अपने मन से कैसे निकली दिए, तो बस जब ये माइनस रखने पे यहाँ पे प्लस आ जा रहा है तो ये प्लस वाला रखने पे यहाँ माइनस आ जाएगा, दोनों निकालने की ज़रूरत नहीं है। एक हो जाएगा 2x + √5y = 9 और ये हो जाएगा 2x - √5y/9। देखिए ऐसा ऐसे क्वेश्चन पूछा गया है, आपका टाइम भी उसमें समय लिमिट भी रहता है, तो ऐसा ऐसा क्वेश्चन आया हुआ है। इसके लिए पूरा आपको सर्कल का चैप्टर बेसिक आपका नॉलेज होना चाहिए, तभी जाकर ये क्वेश्चन आपको पूरा अच्छे से समझ में आएगा। वैसे 2-3 बार कोशिश करिएगा, कुछ इसमें है नहीं, बस कॉन्सेप्ट ये सब पता होना चाहिए, इक्वेशन पता होना चाहिए। लगभग सर्कल का ना आपका 8-10 जो है कंडीशन वाला सब इक्वेशन होता है, वो 8-10 पूरा कंठस्थ रहेगा, तभी आपको बिल्कुल आसानी से ये चीज़ कर पाइएगा, सर्कल का जो भी इक्वेशन आएगा उसको। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको 1-2 बार और देख लीजिएगा। चलिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 6 नंबर का है कि एक वृत्ताकार पार्क का क्षेत्रफल जो है 1386 मीटर स्क्वायर है। यदि पार्क के चारों ओर, जैसे ये जो है हमारा ये पार्क है, और बोला है कि पार्क के चारों ओर अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, अंदर की ओर रास्ता बना हुआ है, तो कह रहा है कि उस रास्ते पर बिछाया गया रास्ता चौड़ा एक रास्ता बिछाया गया है, तो रास्ते का क्षेत्रफल, इस रास्ते का हमें एरिया निकालना है कितना होगा। देखिए एक बात बताइए, पार्क का टोटल एरिया दिया है, पार्क का एरिया यानी एरिया इज इक्वल टू πr² = कितना दिया हमारा 1386। पहले यहाँ से रेडियस निकालना पड़ेगा इसका, ठीक, ये बड़ा आर कर लेते हैं, तो ये 22/7 r² = 1386 हो गया। तो कटा दीजिए, 11 दूना 22, 11 एकम 11, फिर 11 एकम 11, 11 एकम 11, 12, 13 बचा ना 2, 11 दूना 22 हो गया, 11 छके 66 हो गया, फिर 2 से कटाएंगे, 2 छके 12, 2 3 6, यानी r² = 7 × 9, ये 7 इधर चला जाएगा, यानी कि r = 21 हो जाएगा। ठीक, रेडियस हमारा कितना निकल गया 21। तो ये जो बड़ा वाला त्रिज्या है ना, बड़ा वाला त्रिज्या ये r = 21 है, अंदर वाला जो त्रिज्या हो जाएगा वो कितना हो जाएगा बताइए। तो ये अगर चौड़ाई 7 है, ये चौड़ाई 7 है, तो जो अंदर वाला रेडियस हो जाएगा ये 14 हो जाएगा, तभी ना जाकर के 21 में से 60 घटाएंगे तो हमारा कितना हो जाएगा 14। तो अब सिंपल हो गया। रास्ता का एरिया, ये जो रास्ता है ना, तो रास्ता का क्षेत्रफल, ये रास्ता जो है बल्ले के आकार का है, तो पाई इंटू बड़ा r² यानी 21 का होल स्क्वायर माइनस 14 का होल स्क्वायर, तो पाई का मान हो गया 22/7 इंटू, अब इसको देखिए a² + b² कर लीजिए, तो a + b करिएगा तो 4 1 5 और 35 हो जाएगा, और गुणे a - b 7 हो जाएगा, 7 से 7 खत्म, 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। 35 दूना 70 ऐसे कर लीजिए, 35 दूना 70, 35 दूना 70 यानी 770 सेंटीमीटर स्क्वायर। ऑप्शन से मिला लीजिए, मीटर में है जी, ये ऑप्शन जो है मीटर में, तो मीटर स्क्वायर हो जाएगा, जो है त्रिज्या हमें दिया था मीटर में। ठीक, तो 770 मीटर स्क्वायर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है इसमें, ये त्रिज्या निकालना ही पड़ेगा आपको। पार का त्रिज्या, बड़ा वाला त्रिज्या हम निकाल लिए कितना है 21, तो अंदर वाला जो त्रिज्या हो जाएगा वो 14 हो जाएगा, तो πr², रास्ते का क्षेत्रफल क्या होता है πr² - r² रख लिए 770 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 7 नंबर का है कि यदि बहुपद 9x⁵ y² और z⁻r की कोटि 15 है, तो आर, देखिए एक बात आपको पता होगा कि अगर डिग्री पूछा जाएगा ना, तो जो मैक्सिमम घात होता है वही डिग्री कहलाता है। जो वेरिएबल्स का, जैसे इसमें डिग्री पूछा जाता है, तो वेरिएबल्स का सबसे जो मैक्सिमम घात होता है डिग्री। जैसे इसमें बोला है ना कि कोटि क्या होगा इसका, तो जो कोटि का मतलब ये हो गया ना कि इन सब के पावर को जोड़ दीजिए, यानी कि 5 + 2 + r और = कितना दिया हुआ है देखिए, तो 15 दिया हुआ है। यहाँ से r बराबर हो जाएगा 5 2 7, यानी कि 15 - 7 कर लेंगे तो 8 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, कोटि का मतलब सबके पावर को आप जोड़ दीजिए, गुणा में है तो कितना हो जाएगा हमारा, तो 15 के बराबर कर लेंगे, यानी कि 8 हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हमारा कि 961 ठीक में 9 के स्थानीय मानों का योग निकाले। बहुत सिंपल है, 9 का स्थानीय यानी 2 × 9 है ना, तो इस 9 का स्थानीय मान 9 पर कै गो जीरो, तो 1 2 3 4, जितना अंक रहता है ना 9 के बाद उतना ही जीरो बैठा देते हैं, तो 9 के बाद 1 2 3 4, 4 गो जीरो बैठा दिए। और इस 9 का स्थानीय मान लेंगे तो 9 के बाद 2 गो जीरो है, यानी 9 के बाद 2 गो जीरो बैठा दीजिए, दोनों को जोड़ दीजिए क्योंकि योग बोला हुआ है, तो योग = कितना हो जाएगा 00909, यानी कि 90 900 हो जाएगा। देख लीजिए किस ऑप्शन में है,
90,900 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज द राइट आंसर। स्थानीय मान कोई दिक्कत ही नहीं है, जिस अंक का पूछेगा उस अंक को लिख दिए, उसके बाद जितना अंक है उतना जीरो लगा दिया। और एक जातीय मान होता है, जातीय मान या अंकीय मान, तो 9 का अंकीय मान 9 ही होगा, 6 का अंकीय मान 6 ही होगा। तो ये दोनों बहुत ज़्यादा पूछता है, ध्यान रखिएगा इसको, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 9 नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि ए और बी क्रमशः, जैसे ए है और बी है, पार्टनरशिप का क्वेश्चन है। ए जो है 1 लाख रुपया लगा रहा है, ठीक, ए जो है 1 लाख रुपया लगाया है, 1 लाख रुपया, ठीक। और बी जो है 1.5 लाख रुपया लगा रहा है, 1,50,000 रुपये लगा रहा है, ठीक। तो कह रहा है का निवेश करके एक कारोबार शुरू करते हैं तो 24,000 रुपये के कुल लाभ में प्रत्येक को, देखिए बहुत सिंपल है, इसमें समय की चर्चा नहीं है ना, समय की चर्चा, तो जो जितना पूंजी लगाएगा उतना ही उसको लाभ मिलेगा। अगर समय दिया रहेगा ना तो हमेशा लाभ को हम लोग समय गुणे पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटते हैं, पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटते हैं। ये बात ध्यान रखिएगा कि अगर लाभ को हमें बांटना होगा तो पूंजी गुणे समय के रेशियो में बांटेंगे, अगर समय की चर्चा नहीं किया गया हो तो सिर्फ पूंजी के रेशियो में बांट दीजिए। अर्थात ये 4 जीरो से 4 जीरो खत्म, 5 दूना 10, 5 3 15, यानी कि 2:3 में बढ़ जाएगा। तो 3 2 5 इज इक्वल टू कितना लाभ हुआ है इन्हें, तो 24,000 लाभ हुआ है ना जी, 24,000। तो 1 बराबर हो जाएगा 5 चौक 20, 5 8 40, इन्हें 48 हो गया। तो किसका पूछा है आपसे, प्रत्येक को मिलने वाले हिस्सा, तो 48 दूना 96, यानी कि इसको मिल जाएगा 9600 रुपये ए को, और बी को कितना मिल जाएगा, तो 48 तिहाई 0 0 8 3 24, 4 3 12 13 14 हो जाएगा, यानी कि 14,400 रुपये हो जाएगा। तो 9600 और 14,400 देख लीजिए किस में दिया हुआ है, 9600 और 14,400 ऑप्शन नंबर डी में दिया है, तो डी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी कोई समस्या है तो इसमें बताइए, आसान सा क्वेश्चन था। पूंजी का जो लाभ को बांटते हैं हमेशा पूंजी गुणे समय में, अर्थात इसमें समय की चर्चा नहीं है या समय दोनों में सेम रहे तो समय को हटा ही देंगे, कट ही जाएगा। जैसे 12 साल 12 मंथ करेंगे, दोनों कट जाएगा। तो समय की चर्चा नहीं हो या फिर समय सेम हो तो डायरेक्ट आप पूंजी के अनुपात में बांट दीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 10 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 2 रुपये में 3 की दर से केले खरीदता है और 3 रुपये में 2 की दर से बेचता है तो प्रतिशत ला। देखिए बहुत सिंपल है, जो इसका सीपी है ना, 2 रुपये में 3 की दर से, कभी भी रुपया ऊपर वस्तु नीचे, हमेशा ये ध्यान रखिएगा। क्योंकि मान लीजिए आप अगर 50 रुपये में 10 पेन खरीदते हैं तो कोई पूछेगा एक पेन का मूल्य बताइए, तो 50 में 10 से भाग दीजिएगा, ना कि 10 में 50 से। हमेशा रुपया ऊपर वस्तु नीचे। तो क्रय मूल्य है 2 रुपये में 3 की दर से, 2 रुपये में 3 की दर से, और जो एसपी है इसका वो विक्रय मूल्य है 3 रुपये में 2 की दर से, तो 3/2 हो जाएगा। अब देखिए इसको रेशियो में बदलने के लिए तिरछा गुणा कर लीजिए, तो 2 दूनी के 4 और 3 3 के 9, अर्थात इसको 5 रुपये का लाभ हुआ। देखिए क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य 5 यूनिट का लाभ हुआ, किस पर, 4 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुणा कर लीजिए, 4 से करेंगे 25, 25 5 125% का उसे लाभ हो जाएगा। यही हमारा आंसर हो जाएगा, 125% लाभ। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बोलिए कहीं से भी अगर कोई समस्या है तो आसान सा क्वेश्चन है, इसमें कोई फॉर्मूला याद रटने की जरूरत ही नहीं है। क्रय मूल्य 2 रुपये में 3 की दर से, 3 रुपये में 2 की दर से, तिरछा गुणा करके रेशियो बदल लिए, 4:9 का रेशियो आ जा रहा है। तो 9 में बेचा है, 4 में खरीदा है, 5 का लाभ हुआ है, किस पर, 4 कर लिए, क्लियर। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 11 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि यदि एक कमरे की लंबाई तथा चौड़ाई, लंबाई L बराबर दिया हुआ है कितना, 3x + 10 दिया हुआ है, और चौड़ाई B इज इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 2x + 5 दिया हुआ है, सब मीटर में है, ठीक, ये मीटर में है, ठीक। कह रहे हैं कि कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल 60x + 180 मीटर स्क्वायर है। इसके चारों दीवारों का क्षेत्रफल दिया हुआ है। देखिए 1 मिनट ध्यान रखिएगा, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, चारों दीवारों का क्षेत्रफल, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल जो होता है ना, 2 × L + B × H हो जाता है, ठीक। 2 गुणे लंबाई जोड़ चौड़ाई और गुणे ऊंचाई हो जाता है, यानी कि परिमाप, जैसे कमरा जो होता है ना वो आयत के आकार का होता है, तो इसके परिमाप में हम ऊंचाई से गुणा कर देंगे ना, तो इसका जो है चारों दीवारों का क्षेत्रफल निकल जाएगा। इसको याद करने के लिए ऐसे रखिएगा, कमरे के चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर 2 × L + B × H हो जाता है, ठीक। अब ये एरिया हमें दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है देख लीजिए, यहाँ रख लेते हैं हम लोग, ये 2 × L, LB जोड़िएगा दोनों को, तो 5x + 15 और इंटू ऊंचाई हमें पता नहीं है, यही निकालना है, पूछा हुआ है कि ऊंचाई क्या होगा, और एरिया दिया हुआ है कितना, 60x + 180 दिया हुआ हमारा, इसीलिए इसको बराबर में लिख लिए, 60x + 180। बात समझे कि नहीं बताइए।
एरिया चारों दीवारों का क्षेत्रफल बराबर होता है 2 इंटू एल प्लस बी इंटू एच हो जाता है। तो 2 इंटू एल प्लस बी दोनों को जोड़ें 5x प्लस 15 हो जा रहा है और इंटू एच निकालना है, पता नहीं है। अब देखिए यहाँ से ये 5 से देखिए 12 25 60 और ये भी 15 में 12 से गुणा करेंगे 180, अर्थात ये इससे ये 12 मर्थ में पूरा पूरी कट जा रहा है। अब फिर 2 से कटाएंगे तो ये 6, अर्थात जो इसका एच होगा ना वो 6 मीटर हो जाएगा और यही आंसर हो जाएगा। देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है आपका, ठीक। एच इज इक्वल टू 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन से देखिए ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। बताइए कोई समस्या है इसमें? अब ये नहीं कि इसको गुणा किए फिर एच से गुणा किए बार, ऐसा करने की जरूरत ही नहीं है। ये देखिए 5x प्लस 15 से ये डायरेक्ट 12 मर्थ में कट जा रहा है। 12 25 60 और ये भी 12 में 15 से गुणा कर रहे हैं 180। अब फिर 12 जो है 2 से 6 मर्थ में कट गया, ऊंचाई 6 मीटर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना, कह रहा है कि यदि tan थीटा इज इक्वल टू एक्स माइनस 1/4x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाले। देखिए हमें पूछा हुआ है ना कि सेक थीटा माइनस tan थीटा का मान निकाले। देखिए एक बात आपको बता दे रहे हैं ना, अब इस क्वेश्चन को अगर आप जो है ना फॉर्मूला करके बनाने की कोशिश करिएगा ना, बहुत समय लग जाएगा, आपका समय बहुत ज़्यादा बर्बाद होगा। इसको देखिए बनाने का एक आपको तरीका बता रहे हैं कि कैसे आप बहुत जल्दी से इसको बना सकते हैं। तो देखिए ऑप्शन से बनाइए इसको। जैसे एक बात पहले आप सीखिए कि जो हमारा ये सेक थीटा प्लस tan थीटा, सेक थीटा प्लस tan थीटा अगर x है तो ये जो हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा जो होगा ना वो हो जाएगा 1/x हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होता है। चूँकि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 होता है, ये बात आपको पता होगा। तो इसको जब तोड़ेंगे ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर में तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी बराबर 1 हो गया, दोनों का गुणनफल 1 हो गया। इसका मतलब दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होगा। अगर सेक थीटा प्लस tan थीटा बराबर x है तो सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर 1/x। अगर सेक थीटा माइनस tan थीटा x लेंगे तो ये हो जाएगा 1/x। ये चीज़ आपको सबसे पहले पता होना चाहिए। अब देखिए इसको ऑप्शन से कितना आसानी से हम लोग कर रहे हैं। सेक थीटा माइनस tan थीटा हम मान लेते हैं कि जैसे ऑप्शन में दिया है यहाँ पर 2x, या तो 2x लगा है या फिर 1/2x है या -2x है या फिर -1/2x है। यही ऑप्शन सब करके दो को ऑप्शन एक ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। तो अगर सबसे पहले हम अगर इसमें 2x रखते हैं कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर हम मान लेते हैं 2x, तो ये जो सेक थीटा प्लस tan थीटा हो जाएगा, इसको ऊपर लिख देते हैं चूंकि ये प्लस वाला है, ठीक। इसको यहाँ लिख देते हैं सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/2x हो जाएगा। अभी आपको बताया कि दोनों एक दूसरे के इन्वर्स होते हैं। तब एक बात बताइए, यहाँ से हमें tan का मान निकालना है तो इसको घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा, ये कट जाएगा और यहाँ 2 tan थीटा इज इक्वल टू ये हो जाएगा 1/2x माइनस 2x हो जाएगा। और जब इसको इधर भेजिएगा तो tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 1/4x माइनस x हो जाएगा। यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ये tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x दिया हुआ है, अर्थात ये आगे रहना चाहिए, ये बाद में रहना चाहिए। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये 2x माइनस वाला हमारा सही होगा, ये वाला सही होगा। रख के आप चेक कर लीजिए, ये नहीं सही हो रहा है तो अगर हम इसको यहाँ पे -2x लेते हैं, ये -2x तो ये हो जाएगा 1/-2x हो जाएगा। अब बात वही करेंगे, यहाँ पर भी घटाएंगे तो ये प्लस हो जाएगा और ये भी प्लस हो जाएगा, ये इससे कट जाएगा, यानी कि 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2x आ गया। तो ये tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा tan थीटा इज इक्वल टू x माइनस 1/4x। देखिए जो दिया था वो आ गया। इसका मतलब ये हमारा क्लियर हो गया कि एक मान जो होगा हमारा -2x वाला, ये वाला इसको सेटिस्फाई करेगा कि सेक थीटा माइनस tan थीटा बराबर -2x हमारा हो जाएगा। और जब -2x होगा ना तो देखिए अब ये वाला नहीं होगा, 1/-2x वाला नहीं होगा, कौन सा हो जाएगा तो 1/2x भी यहाँ रख के चेक करिएगा तो वो भी बराबर ही आएगा, ठीक। तो ये जो हमारा आंसर हो जाएगा ना, यही दोनों साथ में रहेगा, अर्थात -2x या फिर 1/2x हो जाएगा। अगर नहीं विश्वास है तो रख के चेक कर भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप यहीं चेक करके देख लीजिए। अगर हमारा सेक थीटा माइनस tan थीटा अगर हो जाएगा 1/2x तो सेक थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा 2x हो जाएगा। इन्वर्स करेंगे तो यहाँ घटाएंगे तो ये कट जाएगा। अब देखिए फिर वहीं आ गया 2 tan थीटा इज इक्वल टू 2x माइनस 1/2x आ जाएगा, वही चीज़ आ रहा है। फिर 2 से भाग लगाएंगे वहीं आ जाएगा, अर्थात हमारा जो आंसर होगा ना 2 होगा। एक हो जाएगा
-2x और एक हो जाएगा 1/2x। क्योंकि दो दो को ऑप्शन दिया हुआ है तो इसलिए दोनों को चेक करना होगा। तो इस चारों में से दो को मान सेटिस्फाई कर रहा है, एक हो रहा है 1/2x और एक हो रहा है -2x, तो यही दोनों हो जाएगा। तो ये दोनों देख लीजिए किस ऑप्शन में है, 2x या -2x या 1/2x, ऑप्शन नंबर बी में दिया है, तो बी इज द राइट आंसर। बताइए कहीं से भी अगर कोई समस्या है तो। अब इसको बनाने के चक्कर में पड़िएगा, बहुत लंबा जाएगा आपका। डायरेक्ट ऑप्शन से ये बात तो पता होना चाहिए, इसमें बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा हुआ है, डायरेक्ट इसका मान दे देता है, इसका मान पूछ देता है। तो ये हम मान लिए कि sec थीटा - tan थीटा बराबर -2x प्लस लेके चल रहे थे तो नहीं आ रहा था, -2x पे आ गया तो 1/2x पे भी आ जा रहा है, तो यही दोनों हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, ये भी अच्छा क्वेश्चन है आपका। समय जो है ऐसे बनाइएगा तो आपका किल नहीं होगा, बहुत कम समय में आप इसे कर लीजिएगा। ठीक, तो चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 13 नंबर क्वेश्चन अभी आया हुआ था ऐसा क्वेश्चन कि एक विक्रेता 10 रुपये में 6 की दर से 10 रुपये में 6 की दर से केला खरीदा, ये सीपी हो गया, और 6 रुपये में 4 की दर से बेच दिया, ये एसपी हो गया। तो देखिए वही बात है, इधर सबसे पहले तो अगर कट रहा है तो कटा भी सकते हैं, छोटा हो जाएगा, ये 5 हो गया, ये 3 हो गया, और ये 3 हो गया, ये 2 हो गया, तीसरा गुना कर लीजिए तो 10:9 हो गया। तो देखिए यहाँ हानि हो रहा है, एक की हानि हो रहा है किस पर, 10 पर, प्रतिशत के लिए 100 से गुना कर लेंगे, 0 से 0 कट गया, अर्थात 10% का यहाँ पे हानि हो रहा है हमारा, 10% हानि। ऑप्शन से मिला लीजिए, कह रहा था कि प्रतिशत लाभ या हानि निकालें, तो लाभ नहीं हो रहा है, हानि हो रहा है, 10% हानि, जो कि ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है। बताइए कहीं से भी कोई अगर दिक्कत हो तो आपको। ऐसा 2 क्वेश्चन अभी तक आ गया है, बहुत आसान सा मेथड है आपका। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि त्रिभुज ABC में कोण A अनुपात कोण B अनुपात कोण C इज इक्वल टू कितना है आपका, तो 2:3:5 है। तो कह रहा है कि कोण A के संपूरक कोण की मान ज्ञात करें। अब कोण A नहीं पूछा है, उसका संपूरक, ये चीज़ ध्यान रखिएगा। सबसे पहले तो हमें A का मान निकालना होगा। तो एक बात बताइए कि अगर त्रिभुज ABC की बात करें कि त्रिभुज ABC के तीनों कोणों का योग क्या होता है, तो 180 डिग्री होता है। तो 5 3 8 2 10, यानी 10 इज इक्वल टू 180 डिग्री, तो 1 इज इक्वल टू 18 हो गया। तो हमें A का मान निकालना है, यानी कोण A इज इक्वल टू 18 दूना 36 डिग्री हो गया। तो ये A का मान नहीं पूछा है, इसका संपूरक। तो जब भी किसी कोण का अगर संपूरक पूछा जाए तो संपूरक तो 180 में से उसे घटा लिया जाता है। तो 180 में से 36 घटा लीजिए, तो 10 में से 6 गया 4, और यहाँ कितना बच गया आपका, 7 में से 3 गया 4, 144 डिग्री हो जाएगा, और यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए 144 ऑप्शन नंबर सी में दिया है, तो सी इज द राइट आंसर। देखिए 2 बात आपको बता रहे हैं, ध्यान रखिएगा, ये तो आसान सा क्वेश्चन है। जब संपूरक पूछा जाए, संपूरक, जैसे अगर संपूरक की बात किया जाए, संपूरक तो दोनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। अगर पूरक की बात किया जाए, पूरक, तो पूरक अगर बोला जाएगा तो 90 डिग्री होता है, ये दोनों ध्यान रखिएगा। दो कोणों का योग अगर 180 डिग्री हो जाएगा तो वे दोनों एक दूसरे के संपूरक होंगे, और दोनों का योग अगर 90 डिग्री हो जाए तो एक दूसरे के पूरक हो जाएंगे। ठीक, पूरक संपूरक बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका आंसर हमारा 144 हो जाएगा। देखिए 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि ए किसी कार्य को 40 दिन में कर सकता है। ठीक, ए 40 दिन में, ए और बी मिल करके 30 दिनों में, ए प्लस बी मिल करके 30 दिनों में कर सकते हैं, तो बी अकेला उसे कितना दिन में, ये भी देखिए बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। टोटल वर्क हो जाएगा हमारा कितना, तो 120 हो जाएगा, 40 त्याई 120, 3 चौके 12 हो जाएगा। तो अब बताइए ए का बी का अकेले क्षमता निकालने पर 4 में से 3 गया, यानी कि 4 में से 3 घटाएंगे 1 हो जाएगा। क्योंकि ए बी का मिलाकर क्षमता 4 है, ए का अकेले 3 है, तो 1 हो जाएगा। तो बी उस काम को कितना दिन में, तो 120/1 अर्थात 120 दिन में करेगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, आसान सा क्वेश्चन है, 120 यानी ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक कंटेनर में 80 लीटर दूध है, इस कंटेनर में से 8 लीटर दूध निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस कंटेनर में 8 लीटर मिश्रण निकाला गया और उसके स्थान पर पानी मिला दिया गया। इस प्रक्रिया को एक बार और दोहराया जाता है, अर्थात 3 बार ये प्रक्रिया हम कर रहे हैं। ठीक, तो अब मिश्रण में दूध की मात्रा, मौजूदी मात्रा क्या है। देखिए बहुत सिंपल है, देखिए कैसे बनाएंगे इसको, एक सबसे आसान तरीका, जैसे 80 लीटर दूध है और इसमें से 8 लीटर निकाले हैं, तो कितना प्रतिशत निकालना है, दूध का निकाला गया प्रतिशत, दूध का प्रतिशत मात्रा जो निकालना है, तो 8 निकाले हैं, 80 में से प्रतिशत के लिए 100 कर देते हैं, तो 0 से 0 कट गया, 8 से 8, यानी 10% मात्रा आप हर बार दूध निकाल रहे हैं। अब देखिए कितना सिंपल हो गया, पहले आपके पास 80 लीटर दूध था,
इसमें से आपने 10% मतलब 8 निकाल लिया तो बचा कितना 72। फिर एक बार 10% निकाल लिए तो 72 का 10% 7.2 हो गया। तो अब कितना बचेगा, इसमें से 7.2 घटा दीजिए तो 0.8 हो जाएगा। 10 में से 2 गया 8 और 11 में से 7 गया 4, यानी कि 64.8 हो गया। फिर से एक बार 3 बार ये प्रक्रिया किया गया है तो फिर 10% निकालेंगे तो इसका 10% हो जाएगा 6.48। तो अब घटा दीजिए, वही आंसर हो जाएगा। 10 में से 8 गया 2 हो जाएगा और 7 में से 4 गया 3 हो जाएगा यहाँ पर। उसके बाद से 14 में से 6 गया 8 हो जाएगा और यहाँ 5, यानी 58.52 58.32 लीटर अभी भी उसमें दूध बचा हुआ है और यही आंसर हो जाएगा। देख लीजिए 58.32 लीटर, ऑप्शन नंबर ए में दिया। देखिए ये आसान तरीका है आपका सबसे। देखिए फिर से समझ लीजिए, आपने 10% दूध हर बार निकाल रहे हैं तो 80 का 10% 8 निकाले 72 बचा पहली बार, ठीक। 72 का 10% 7.2 हो गया, निकाले कितना बचा 64.8 बचा। 3 बार किए हैं तो 64.8 का 10% एक इधर खिसका दिया था तो 6.48 हो गया। तो 6.48 इसमें से घटा लिए, कितना आ गया हमारा, तो 58.32 लीटर, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √15 इज इक्वल टू, इसका मान दिया है 3.88। तो बोला है हमें निकालना वैल्यू किसका है, तो √5/√3 का मान निकाल। देखिए ये क्वेश्चन आसान है। ये √15 का मान इसलिए दिया हुआ है ताकि इसको आप √15 बना लीजिए। तो √15 बनाने के लिए हम क्या करेंगे, 3 से ऊपर नीचे गुणा कर लेंगे, यानी कि √15 और बट्टा 3 3 के 9, यानी बाहर निकल जाएगा 3 हो जाएगा। अब बट ये √15 का मान कितना है 3.88, इसमें 3 से भाग दे देना है। तो देखिए आसान हो गया, 1.3 दूना 6, 3 दूना 6, 2 8 हो गया, यानी कि 3 9 27, 1 28 हो गया, 3 3 के 9, 3 3 के 9, 3 3 अब आता रहेगा यहाँ पर, यानी क्या हो जाएगा 1.29 और 3 पर रेकरिंग हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा 1.293, 1.2933 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई समस्या है तो। यहाँ पे हमारा √15 का मान दिया हुआ था तो हम 15 बनाने के लिए इसको ऊपर नीचे 3 से गुणा करेंगे। तो 3 से गुणा, देखिए कभी भी, अब ये दिमाग मत लगाइए कि ऊपर, अब इसमें 5 से गुणा कर देंगे। जैसे देखिए क्यों वैसा नहीं करेंगे, ये भी आपको वजह बता देते हैं। अगर ऊपर नीचे आप 5 से गुणा करिएगा तो ये ऊपर 5 हो जाएगा और बट्टा फिर नीचे 3.88 हो जाएगा। तो ये देखिए कैलकुलेशन कितना टफ हो जाएगा आपके लिए। तो ऊपर नीचे हम 3 से गुणा करेंगे, चूँकि √15 का मान में इसमें 3 से भाग देना मेरे लिए आसान होगा, ठीक। तो 3 से भाग दे दिए, हमारा कितने आंसर आ जा रहा है, भाग देने पर 1.293333 आ रहा है। अब आगे 3 ही आता रहेगा, जितना बार भाग दीजिएगा तो उसको रोकने के लिए हम रेकरिंग लगा देते हैं। तो 1.293 पर रेकरिंग, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि sin A इज इक्वल टू 1/2 और cos B इज इक्वल टू 1/2। तो बोला है कि A प्लस बी का मान निकालना है। A प्लस बी का मान हमें डिग्री में निकालना है कि कितना डिग्री में। देखिए आसान है बहुत ज़्यादा। साइन A बराबर 1/2, यानी कि किस एंगल पर साइन का मान 1/2 होता है, तो A इज इक्वल टू 30 डिग्री हो जाएगा। साइन 30 का मान 1/2 हो जाता है। और यहाँ B इज इक्वल टू 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि cos B मतलब cos 60 डिग्री का मान 1/2 होता है। तो दोनों को जोड़ लीजिए, यहाँ पे 60 और 30 90 डिग्री हो जाएगा, यानी यही हमारा आंसर हो जाएगा, ठीक 90 डिग्री। और वैसे भी देखिए साइन थीटा और कोस थीटा का अगर दोनों मान बराबर हो ना, तो दोनों के एंगल का सम जो होता है 90 डिग्री होता है। कभी भी अगर हमें ऐसा दे दे कि साइन थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा, ये अगर दिया है तो इसका मतलब कोस अल्फा, यहाँ पे दोनों एंगल अलग अलग रहेगा। तो साइन थीटा इज इक्वल टू कोस अल्फा रहेगा, तो अल्फा प्लस थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री हमेशा होगा। ये पिछले सेट में आया हुआ था, बताए थे आपको कि जहाँ भी अगर साइन थीटा बराबर कोस अल्फा हो जाएगा तो अल्फा प्लस थीटा बराबर 90 डिग्री हो जाएगा। यहाँ दोनों मान बराबर है तो इसे मान निकालने की कोई ज़रूरत नहीं थी, बस हम निकाल के देख लिए। और अगर मान लीजिए कोई एक्स्ट्रा मान दे दिया जो निकलने लायक नहीं है, तो जहाँ भी अगर दोनों बराबर दिया, इसका मतलब समझ जाइएगा कि थीटा प्लस अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री हो जाएगा। यानी कि आंसर हमारा क्या हो जाएगा, ऑप्शन से मिला लीजिए 90 डिग्री, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा आपका, तो 90 डिग्री यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कोई दिक्कत है इसमें? चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। 19 नंबर क्वेश्चन देखिएगा क्या कह रहा है कि आरोही क्रम में व्यवस्थित, ये जो आंकड़े दिए गए हैं ना, ये असेंडिंग ऑर्डर में है, आरोही में। क्वेश्चन हमारा बोल दिया, ठीक, कि ये आरोही क्रम में है।
तो आरोही क्रम में व्यवस्थित आंकड़े 7, 11, 12, x माइनस वाई, एक्स प्लस वाई, 20, 21, 29 की माध्यिका 16 है, तो x का मान देखिए, आपको पिछले ही क्लास में बताया था कि माध्यिका मतलब कि आरोही क्रम में सजा दिए, तो ऑलरेडी सजाया हुआ है, और जो बीच वाला होता है वही माध्यिका हो जाता है। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, यानी बीच में 2 आ रहा है, यही दोनों बीच में आ रहा है। तो बोले थे कि जब 2 बीच में आएगा तो दोनों को जोड़कर आधा कर देंगे, यानी दोनों को जोड़िएगा तो यहाँ जो माध्य हमारा हो जाएगा, माध्य इज इक्वल टू, दोनों जोड़ेंगे तो y खत्म, यानी 2x/2 और इज इक्वल टू कितना दिया है, 16 दिया हुआ है। माध्य कितना दिया है, 16। तो x का मान निकालना, देखिए सिंपल हो गया, 2 से 2 कटेगा, यानी कि x का मान ही हमारा क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। कोई भी आंकड़ा आरोही में लिखी गई हो या अवरोही में, तो जो बीच में होता है वही माध्यिका होता है। अगर दो गो बीच में आएगा तो दोनों को जोड़कर 2 से भाग लगा देंगे, ठीक। कभी भी माध्यिका जो होता है बीच में होता है, 2 गो बीच में आएगा, दोनों को जोड़कर 2 से भाग दे दिए, माध्यिका 16 था तो x का मान 16 आ जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 20 नंबर कह रहा है कि दो संख्याओं का एलसीएम के बारे में बोला है कि एलसीएम 3 का 20वां गुणज, तो 3 का 20वां गुणज यानी 20, 23, 60 हो गया, एलसीएम 60 दिया हुआ है, ठीक। उसके बाद कह रहे हैं कि यदि उनका एचसीएफ 6 है, एचसीएफ इज इक्वल टू 6 है, तो कह रहा है हमें यदि एक संख्या 12 है, तो अभी क्वेश्चन आया हुआ था कि एलसीएम गुणे एचसीएफ इज इक्वल टू एक संख्या 12 है तो दूसरी संख्या पता नहीं है, 12 25 60, यानी 6 25 30 जो हो जाएगा हमारा दूसरी संख्या हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सबसे शुरुआत किए थे इसी टाइप के क्वेश्चन से, बस इसमें ये कह रहा है ना कि जो एलसीएम है 3 का 20वां गुणज यानी 20 23 60 है, तो 60 गुणे 6 इज इक्वल टू एक संख्या 12 है, दूसरी संख्या पता नहीं है, 12 25 60, 6 25 30 हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कह रहे हैं कि a अनुपात b बराबर 3:4 है और b अनुपात c इज इक्वल टू 5:7 है, तो बोला है हमें कि a अनुपात c। देखिए अगर फर्स्ट और लास्ट का रेशियो पूछा जाए ना तो इन दोनों को गुणा कर लीजिए, यानी कि 15 रेशियो 7 चौके 28, यही आंसर हो जाएगा, ठीक। ऊपर का फर्स्ट और लास्ट का जहाँ दिया रहेगा a अनुपात b, b अनुपात c, c अनुपात d, d अनुपात e दिया रहे, a अनुपात a पूछा जाएगा, सीधा गुणा कर दीजिए, 5 से 15 और 7 चौक 28, यानी 15:28 हो जाएगा। ऑप्शन से देख लीजिए तो 15:28 ऑप्शन नंबर सी में है, तो सी इज द राइट आंसर। बहुत आसान सा क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 22 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि √20/25, ठीक। इसका हमें क्या करना है, वर्गमूल निकालना है। देखिए बहुत सिंपल है, अगर आखिरी में 25 रहेगा ना तो ये तो समझिएगा कि अंतिम में 5 रहेगा, हमारा वर्गमूल क्या रहेगा, 5 रहेगा। वर्गमूल में जो इकाई अंक रहेगा 5 रहेगा। इधर अगर जहाँ 25 रहा तो इसका मतलब समझ जाना है कि इकाई अंक क्या होगा, 5 होगा। और ये जो 2 अंक रहेगा ना, 2 अंक, इसको तोड़िएगा 1 के अंतर में, और ये हमेशा टूटेगा भी, ऐसा नहीं है कि नहीं टूटेगा। 1 के अंतर में 4 5 20, और ये छोटा वाला संख्या इसके साथ लगा दीजिएगा, यानी कि ये 45 का जो हो जाएगा ये वर्गमूल है। इसका वर्गमूल कितना हो जाएगा, 45। जैसे मान लीजिए 625 आपको पता है कि 25 का है, इसका अगर वर्गमूल निकालना है तो अभी बोले थे कि इसको हम इसके लिए 5 लिख देंगे, इसको 1 के अंतर में तोड़ेंगे तो 2 3 6, और इसके साथ 2 चिपका देंगे, यानी कि 25 हो जाएगा आपका। सिंपल सा है। जैसे मान लीजिए आपका ऐसे दे दिया 72 25 दे दिया, कह रहा है कि इसका वर्गमूल निकालिए क्या होगा, तो ये अब समझ गए कि यहाँ पे 5 होगा, इकाई अंक 5 होगा। अब इसका 1 के अंतर में तोड़िए तो 8 × 9, अर्थात छोटा वाला इसके आगे चिपका देंगे, यानी 85 जो हो जाएगा हमारा वर्गमूल हो जाएगा। ऐसे क्वेश्चन पूछा हुआ हो जाएगा। इसका आंसर कितना हो जाएगा, 45 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 23 नंबर कह रहा है कि वह छोटी से छोटी संभावित संख्या ज्ञात कीजिए जिसे 16, 19 और 23 में से 23 से घटाने पर प्राप्त संख्या वितत समान। जैसे देखिए 3 संख्या अगर समानुपाती हो रही है ना, इसका मतलब बीच वाला का 2 बार लिखना होगा। जैसे ये बोल रहा है कि कौन सी संख्या घटाई जाए, तो 16 - x, ये हो जाएगा 19 - x, और ये हो जाएगा 23 - x। और ये अगर समानुपाती हो रही है, इसका मतलब ये हुआ कि इसके साथ जो इसका अनुपात होगा, अर्थात 16 - x बट्टा 19 - x, जो इनका रेशियो होगा वहीं इनका भी रेशियो होगा, अर्थात 19 - x बट्टा 23 - x हो जाएगा। वितत समानुपाती मतलब यही होता है कि जो रेशियो इनका होगा अनुपात, वहीं इनका भी हो जाएगा, ठीक। अब सिंपल सा हो गया, तिरछा गुणा कर लीजिए, यानी इसका होल स्क्वायर भी हो जाएगा। ये हो जाएगा 16 - x इंटू
23 माइनस एक्स इज इक्वल टू 19 माइनस एक्स का होल स्क्वायर। ठीक, अब तो एक तो ऑप्शन से रख के भी आप चेक कर सकते हैं। ठीक, ऑप्शन रख कर पे लेके भी, लेकिन उस तरह से भी उतना ही समय लग जाएगा। सबसे बढ़िया रहेगा गुणाई कर देते हैं। 16 तिया 48 कर 8 हासिल 4 हो जाएगा। 16 दूना 32 और 4 कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। 16 तिया 48 कर 8 4, 16 ने 32 4 36 माइनस, अब देखिए ये 16 एक्स होगा और ये 23 एक्स होगा, यानी कि 16 23 कितना हो जाएगा 16 23 6 3 9 एक्स और माइनस एक्स स्क्वायर होगा। अब इसको तोड़ेंगे तो 19 19 से 361 प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस 19 दूना 38 एक्स हो जाएगा। अब देखिए ये एक्स स्क्वायर ये भी तो प्लस हो जाएगा ना जी, यहाँ पे माइनस माइनस प्लस ये कट जाएगा आपका, और 38 39 यानी इसको इधर लेके चले जाएंगे तो हमारा एक्स का मान यहाँ से निकल जाएगा। एक्स इज इक्वल टू ये 361 इधर घट जाएगा अर्थात 7 हो जाएगा और यही हमारा आंसर हो जाएगा। देखिए सिंपल सा था, हमने क्या कर लिया कैलकुलेशन, और ऑप्शन से रख के करते तो वही समय लग जाता, उतना ही समय लग जाता आपका चेक करने में। देखिए फिर से अब एक बार समझिएगा, बोला था इसमें कौन सी छोटी से छोटी संख्या घटाई जाए कि ये वितत समानुपाती हो जाए, लगातार जो है प्रोपोर्शन में हो जाए। तो हम मान लिए एक्स घटाने पर, असमानुपाती का मतलब इनका जो अनुपात होगा वही इसका भी रेशियो होगा। अब तिरछा गुणा करके हमने एक्स का मान निकाल लिया, एक्स बराबर 7 आ जा रहा है। ठीक, तो ऑप्शन से मिला लीजिए कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक, बढ़िया क्वेश्चन था ये। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 24 कह रहा है कि किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है। किसी संख्या का 50%, जैसे मान लेते हैं एक्स का 50%, उस संख्या के, ये एक्स कोई संख्या हो गया तो इसका जो 50% है उस संख्या के 50%, उस संख्या के कितना 4/5 से 21 कम है। तो एक बात बताइए 50% का मतलब हो गया 1/2, तो ये अगर इसका 4/5 निकालेंगे तो 4/5x और माइनस 1/2x कितना कम है, देखिए दिया हुआ है क्वेश्चन में हमारा 21 कम है, ये बोला हुआ था। सिंपल सा हो गया। संख्या x मान लिए तो x का 50% मतलब 1/2, इसके 4/5 से 21 कम है। अब सिंपल सा हो गया, देखिए यहाँ पे 5 दूना 10 हो जाएगा, तो 5 दूना 10 4 दूना 8 हो जाएगा और माइनस 2 5 10 यानी 5, तो 8 में से 5 गया 3/10 एक्स इज इक्वल टू 21 हो गया, 3 7 21 यानी 10 7 70। संख्या जो हमारा हो जाएगा वो कितना हो जाएगा 70 हो जाएगा, यही आंसर हो जाएगा। यही पूछा हुआ था कि वह संख्या ज्ञात करें, तो संख्या 70 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कोई भी समस्या हो तो, आसान सा क्वेश्चन है। किसी संख्या का 50% उस संख्या के 4/5 से 21 कम है, यानी संख्या हमारी 70 हो जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है कह रहा है कि 4.2 3.8 और 7 औसत। औसत मतलब क्या, तीनों को जोड़ कर 3 से भाग दे दीजिए, 8 2 10 6 16 तो 6 8 से 1 हो जाएगा, 7 3 10 4 14 1 15 और बट्टा 3 से भाग दे देंगे, यही हमारा क्या हो जाएगा एवरेज हो जाएगा, औसत। तो 3 5 15 और 3 दूना 6, 5.2 हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ये तो आसान सा क्वेश्चन था। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 26 नंबर बोला है कि -1/2 के पावर 5 और भागे -1/2 के पावर 4 प्लस -1/8 और बट्टे भागे वहीं -1/4। देखिए ये आसान क्वेश्चन है। आपको पता होगा कि x के पावर m बट्टा x के पावर n इज इक्वल टू x के पावर m माइनस n हो जाता है। कभी भी अगर बेस सेम होगा तो पावर घट जाएगा, भाग में रहेगा तो, और गुणा में रहेगा तो जुड़ जाएगा। तो ये देखिए दोनों का बेस सेम है, तो ये 5 है और ये 4 है, तो ये जाकर ऊपर घट जाएगा, यानी कि 5 में से 4 गया 1, यानी 1/2 हो जाएगा, सिर्फ -1/2 हो जाएगा। चूँकि 5 में से 4 गया 1, तो -1/2 के पावर 1 यानी कि -1। ये देखिए ये जब तिरछा करे, सबसे पहले तो माइनस माइनस खत्म हो गया और 4 दूना 8 हो जाएगा, जब तिरछा 4/1 होगा तो ये हो जा रहा है +1/2 और ये कट करके हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। कुछ इसमें है ही नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान सा क्वेश्चन है। कभी भी पावर ऊपर जाता है ना, बेस सेम रहता है तो पावर घट जाएगा, तो 5 में से 4 गया 1 यानी -1/2 हो गया, और ये कट करके +1/2 आ जा रहा है, यानी कि दोनों का योगफल क्या आ जाएगा 0। ऑप्शन से मिला लीजिए, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बहुत आसान सा क्वेश्चन था। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है 27 नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित आंकड़ों की माध्यिका और माध्य के बीच अंतर। देखिए माध्यिका निकालना है ना, तो सबसे पहले आरोही में इसे सजा लीजिए। आरोही, जहाँ भी माध्यिका निकालना हो ना, आरोही। आरोही मतलब सबसे कम 3 है, उसके बाद 5 है, उसके बाद कौन सा है 8 है, उसके बाद 8 9 10 11 12 13 12 भी है, 13 14 भी है, 15 भी है, और उसके बाद डायरेक्ट 20 है। 1 2 3 4 5 6 7 वो है, 1 2 3 4 5 6 7, ठीक है 2 तो
तब इसकी माध्यिका की बात किया है कि माध्यिका और माध्य का अंतर निकालना है। तो माध्यिका जो हो जाएगा ना, माध्यिका बीच वाला मान माध्यिका हो जाता है। तो 1 2 3 4, 1 2 3 4 यानी 12 जो हो जाएगा हमारा माध्यिका हो जाएगा। और माध्य कैसे निकालते हैं? तो माध्य के लिए सबको जोड़ दीजिए और 2 से भाग दे दीजिए। देखिए 12 8 20 और 20 40 हो जाएगा। ये दोनों हो गया 20 और 20 40, ठीक। 12 8 20 20 40, 40 और ये हो गया 20, ये दोनों मिलकर 20 हो गया। तो 40 और 20 60 हो गया। 60 और 4 64, 10 74 और 3 कितना हो जाएगा? 74 3 77 बट्टा 7 गो है, तो 7 से भाग दिए 11 हो गया। तो दोनों का अंतर पूछ रहा था, तो अंतर कितना हो जाएगा हमारा? 1 हो जाएगा। ये आंसर हो जाएगा। ऑप्शन से मिला लीजिए। तो ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर। बताइए कहीं से कोई समस्या है तो? कभी भी अगर माध्यिका निकालना होगा डाटा का ना, तो सबसे पहले डाटा को असेंडिंग या डिसेंडिंग अगर आरोही क्रम में लिख दिए, तो जो बीच में होता है, बीच में 12 है तो यही माध्यिका हो जाएगा। और माध्य में सबको जोड़े 77 बट्टा 7 यानी 11 हो जा रहा है। तो अंतर पूछा था, तो अंतर 1, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए 28 में कह रहा है कि 5 अंकों की वह सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात करें जो 6 8 12 15 और 20 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। देखिए ऐसे क्वेश्चन को आप ऑप्शन से भी बना सकते हैं, और नहीं तो एक तरीका क्या है कि इनके एलसीएम से, इनका एलसीएम निकाल कर और एलसीएम से बड़ी संख्या में भाग देंगे। 5 अंकों की बड़ी से बड़ी संख्या कितनी हो जाएगी? 99,999 हो जाएगी। 5 अंकों की बोला है, और जितना शेष आएगा रिमाइंडर, तो उस शेष को इसमें से घटा लेंगे। ये थोड़ा सा बड़ा लग रहा है, और ऑप्शन वाला आसान होगा। ये तो बेसिक तरीका हुआ ना कि एलसीएम से इसमें भाग लगाएंगे बड़ी से बड़ी संख्या में, जो शेष आएगा इसमें से घटा लेंगे और वही आंसर हो जाएगा। थोड़ा बड़ा हो गया। ऑप्शन वाला देखिए बहुत आसानी से हो जाएगा। जैसे पहला ऑप्शन दिया है 999 20 दिया हुआ है, दूसरा ऑप्शन दिया है 999 और 80 दिया है, तीसरा ऑप्शन दिया है 99999, ठीक, 5 को 9, और ये दिया है 99960 दिया हुआ है। ये तो कभी ऑप्शन होगा नहीं, ये ऑप्शन होगा नहीं, क्योंकि 20 से भी कटना है तो लास्ट में 0 रहना ही चाहिए। ठीक, अब एक बात बताइए कि इन सब से ये कट रहा है, तो इन सब से कट रहा है यानी कि 6 से कट रहा है तो 3 से भी कटेगा, 12 से 15 से, यानी 3 से कटना चाहिए। और 3 से डिविजिबिलिटी रूल आपको पता है कि अंकों का योग 3 से कटेगा। यहाँ ये 3 से कट रहा है, लेकिन ये 3 से नहीं कट रहा है, तो ये होगा ही नहीं हमारा 3। जब 3 ही से नहीं कट रहा है तो 6 15 12 से कैसे कटेगा? ये भी देखिए, ये वाला देखिए 3 से ये कट जा रहा है, लेकिन ये नहीं कट रहा है, तो यही आंसर हमारा क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा। ऐसे बनाइएगा तो ये जो हो जाएगा ना, इस टाइप का क्वेश्चन मैक्सिमम क्वेश्चन, अब ये नहीं कह रहे हैं कि सब बनता है, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन जो होगा ना, लगभग 80% क्वेश्चन जो है बाय ऑप्शन से इस तरह का बन जाता है। 80% क्वेश्चन सब ऑप्शन से बन जाएगा आपका। ठीक, तो ये ऑप्शन से हम लोग डायरेक्ट बाय ऑप्शन कर लिए, बाय ऑप्शन। और इसमें डिविजिबिलिटी रूल आपको थोड़ा पता होना चाहिए। जैसे 6 12 15 से कट रहा है तो 3 से भी कटना चाहिए। 3 से ना तो पहला कट रहा है ना ये कट रहा है, और ये तो होगा नहीं, चूँकि ये 5 से भी कटेगा तो 0 रहना चाहिए लास्ट में। ठीक, और ये वाला जो हो जाएगा 3 से कट रहा है, तो यही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हमारा राइट आंसर होगा। और इसको आप ऐसे भी बना सकते हैं, इनके एलसीएम से बड़ी संख्या से भाग देकर जो शेष आगे इसमें से घटा लेंगे, वो भी वही बात हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए आगे जो हम लोग देखते हैं ना कि 29 30 31 32, यानी जो 4 क्वेश्चन है ना, इसी जो है टेबल से रिलेटेड है। ये टेबल आपके सामने है, इसी से रिलेटेड। अब टेबल क्या है पहले समझिए। कह रहा है नीचे दिए गए तालिका का अध्ययन करें और उस पर आधारित प्रश्नों का उत्तर दें। यह तालिका 1940 से 1979, 1940 से ये 79 है आपका। ठीक, 79, 1940 से 44 50 58 70 और 89, या ये तक क्या दिया हुआ है के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या को प्रदर्शित किया गया है। जॉब्स दिया हुआ है, जॉब्स क्रिएशन मिलियन में दिया हुआ है। ठीक, इतना मिलियन दिया हुआ है। ठीक, ईयर दिया हुआ है। तो अब कह रहे हैं, जैसे अब क्वेश्चन करिए, डायरेक्ट हम लोग क्वेश्चन समझते हैं। समझ गए आप कि 1940 में इतना जॉब क्रिएशन हुआ, 44 में इतना, 50 में इतना, 58 में, ये सब दिया हुआ है। ठीक, तो क्वेश्चन करिए। क्वेश्चन नंबर 29 कह रहा है कि निम्नलिखित में किस 3 वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या 1940 से 1979 के अवधि के दौरान सृजित औसत सबसे पहले एवरेज निकालिए। इसका टोटल की औसत से अधिक है ये बोला हुआ है। तो औसत निकालने के लिए हमें क्या करना होगा? सबका औसत, तो सबको जोड़ लीजिए। 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, और 8 7 15 6 21 5 26 और 9 6 15, यानी कि 35 और 7 35 7 42 और 1 43 हो जा रहा है। कितना है? 1 2 3 4 5 6, तो 6 से भाग दे दीजिए। 6 7 42
और 1 43 हो जाएगा, उसके बाद 6 कम 6 4 10 हो जाएगा, तो 6 8 48 ज़्यादा हो जाएगा, 6 7 6 6 8 48 6 7 42 भी ज़्यादा हो जाएगा, चचेगा 36 4 4 यानी कि 6 6 आ जाएगा, 71.66 औसत आ रहा है। तो ये बोला है कि अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या तुलना में अधिक है, तो 71.66 से किसका किसका अधिक है? तो देखिए एक 80 इसका अधिक है, एक 1944 का अधिक है, 1944, उसके बाद 91 वाला है यानी 1970 का अधिक है, उसके बाद 75 यानी ये भी अधिक है, 1979, यही 3 गो का अधिक है। तो ये 3 देख लीजिए किस ऑप्शन में दिया हुआ है, अधिक थी तो किसका किसका, तो 44 70 79, 44 70 79 ऑप्शन नंबर ए में दिया है, तो ए इज़ द राइट आंसर। बात आप समझ गए कि नहीं? बोला था कि सबके औसत से किस किस जो है ईयर में एवरेज से अधिक था, तो एवरेज 71.66 हुआ, तो इससे अधिक एक 44 में आ रहा है और एक 70 में आ रहा है, एक 79 में आ रहा है, तो यही हमारा आंसर हो जाएगा जो कि ऑप्शन नंबर ए में दिया हुआ है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए अगला जो क्वेश्चन है हमारा 30 नंबर रखा है कि दिए गए विकल्पों में से 3 वर्षों में सृजित नौकरियों की संख्या का औसत सर्वाधिक था। तो देखिए इसमें बोल रहा है ना कि किस ऑप्शन में जो है औसत सर्वाधिक था। तो एक बात बताइए कि अगर योग ज़्यादा आएगा तो औसत भी ज़्यादा आएगा, क्योंकि योग ज़्यादा आएगा, 3 वर्ष का है तो योग जिसका ज़्यादा आएगा उसका औसत भी ज़्यादा आएगा। तो हम योग ही जोड़ कर देख लेते हैं कौन कौन सा, तो 79 40 और 44, 79 40, 79 का कितना है 75 है, यहीं लिख देते हैं, देखिए यहाँ पर लिख देते हैं 75 प्लस 79 हो गया, उसके बाद से 40 सबको जोड़ना ही पड़ेगा, 40 का 70 है प्लस उसके बाद 44 है, तो 44 का कितना है 80 है, तो जोड़ लीजिए 8 7 15 यानी 5 की 5 ही हो जाएगा, और 5 की 5 है, 8 7 15 और 7 22 हो जाएगा। अब इसका देखते हैं कौन कौन सा, तो 44 50 70, 44 50 70, 44 का 80, 8 6 14 हो गया, 8 6 14 और 70 का 90 हो गया, तो 9 और 4 8 6 14, 140 में 9 जोड़ेंगे, तो 140 में 9 जोड़ेंगे तो यानी कि 230 हो जाएगा। इसका देखिए तो 40 44 58, 40 44 तो यानी 8 7 15 और 58 का कितना है, तो 205 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 205 हो जाएगा। ठीक, 8 7 15 यानी कि 150 में 55 जोड़ लिए 205 हो जाएगा। ये देख लीजिए 58 70 79, 58 70 और 79 ये तीनों जोड़ लेना है, तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 16 और 5 21 1 22 हो जाएगा। तो देखिए जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो योग ज़्यादा किसका नज़र आ रहा है, इसका नजर बी वाला ऑप्शन का नज़र आ रहा है, तो इसका योग जो ऑप्शन नंबर बी है ना, इसका जब योग ज़्यादा है तो औसत भी ज़्यादा होगा। मैं औसत निकाल फिर भाग देकर 3 से और औसत निकालने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसका 225 230 205 220, तो सबसे ज़्यादा हमारा 230 आ रहा है, तो इसका एवरेज भी ज़्यादा होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर बी जो हो जाएगा हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। बात समझ में आ गया, कोई दिक्कत नहीं इसमें। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चलिए अगला जो हमारा क्वेश्चन है ना 31 नंबर कह रहा है कि तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए तीनों वर्षों के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या का औसत न्यूनतम। अब इसमें पूछ रहा है कि न्यूनतम किस में था, तो वही सेम क्वेश्चन है, उसमें अधिकतम पूछा था, इसमें न्यूनतम, वर्ष अलग अलग है, तो इसको भी सबको जोड़ के देख लीजिए। 40 44 50, 40 44 50 यानी ये जोड़ लेंगे तो 8 7 15 और 6 5 11 यानी कि 210 हो जाएगा इसका। ठीक, अब देखिए तो 58 70 79, 58 70 79, तो 5 5 10 कर 0 हासिल 1 हो जाएगा, 9 7 16, 9 और 7 16 और 5 21 1 22 हो जाएगा, यानी 220 हो जाएगा। इसका देखिए 50 58 70, 50 58 70, 50 58 70 यानी कि 5 की 5 ही हो जाएगा, और 9 6 15 5 20 हो जाएगा। ठीक, अब इसको देख लीजिए तो 44 50 58, 44 50 58 इन तीनों को जोड़ लीजिए तो 5 की 5 ही हो जाएगा, 8 6 14 और 5 कितना हो जाएगा, 14 5 19 195 हो जा रहा है। तो देखिए सबसे कम इस डी वाला में आ जा रहा है 195, तो इसका औसत भी कम होगा, तो ऑप्शन नंबर डी जो हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा। औसत निकालने की जरूरत नहीं है आपको, योग सिर्फ निकाल लीजिएगा, जिसका योग कम होगा उसका औसत भी कम होगा, जिसका योग ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, तो ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। अगला जो 32 नंबर क्वेश्चन है कह रहा है कि तालिका में दी गई जानकारी के अनुसार नीचे दिए गए 2 वर्षों की अवधि के दौरान सृजित नौकरियों की संख्या का औसत शब्द। देखिए ये भी इसमें चारों का चारों क्वेश्चन औसत से रिलेटेड था। एक में पूरा का औसत पूछ रहा था, पूरा के औसत से कितने जो है अधिक है ये पूछा हुआ था, दूसरे में 3 का औसत किसका अधिक है ये दिया था, अगला वाला में 3 का औसत किसका कम है, इसमें पूछ रहा है 2 का औसत में किसका ज़्यादा है, संख्या ज़्यादा है। तो वही बातें हो गई, एक 1970 1958,
1970 और 1958, 70-58 जोड़ेंगे तो 5 की 5 ही हो जाएगा और 9-5 14, 145 हो जाएगा। अब 70-79, 70-79 5 की 5 ही हो जाएगा और 9 और 7 16 हो जाएगा, 165 हो जाएगा। इधर देखिए 40-44, 40-44 जोड़िएगा तो 8-7-15, 150 हो जाएगा। उसके बाद 40-70 है, 40 और 70 है तो 9-7-16, 160 हो जाएगा। तो देख लीजिए किसका ज़्यादा है, बी वाला ऑप्शन का ज़्यादा है, 1970 और 1979 का। तो यही हमारा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बताइए कहीं से भी कोई दिक्कत है इसमें? बहुत आसान सा क्वेश्चन है आपका। सब क्वेश्चन इसमें का जो है एवरेज से ही रिलेटेड पूछा हुआ है, टोटल का टोटल एवरेज से ही। पहला वाला में पूछा था कि सबके औसत से कितने वाले का ज़्यादा है, ये भी निकाल लिए। उसके बाद पूछा था कि किन तीनों का औसत ज़्यादा है, वो भी देख लिए। किन तीनों का औसत कम है, किन दोनों का औसत ज़्यादा है। तो देखिए औसत जहाँ निकालना हो ना, वहाँ पे सिर्फ योग निकाल लीजिएगा ना, तो उसी से काम बन जाएगा। योग जिसका ज़्यादा होगा उसका औसत भी ज़्यादा होगा, जिसका योग कम होगा उसका औसत भी कम होगा। ठीक, तो चलिए हम लोग इसमें टोटल 32 क्वेश्चन था। ठीक, 32 क्वेश्चन का हम लोग 32 क्वेश्चन का सोल्यूशन किए। इसमें बहुत अच्छे भी क्वेश्चन थे, जो सर्कल वाला क्वेश्चन था वो बहुत अच्छा था, और भी क्वेश्चन अच्छे अच्छे थे। तो चलिए हम लोग नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे, अगला जो टेस्ट होगा उसके अगले सेट के डिस्कशन के साथ मिलेंगे। ठीक, तो चलिए अगर मैथ आपको बेसिक से पढ़ना है तो स्टार्टिंग में बताए थे, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, बिपिन मैथ्स। ठीक, बिपिन मैथ्स एप्लीकेशन है, जिसका डिस्क्रिप्शन में इसमें जो है लिंक डला हुआ है। डिस्क्रिप्शन में जाइएगा तो बिपिन मैथ्स एप्लीकेशन का लिंक डला हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। उसमें 2 कोर्सेज लाइव अभी चल रहा है। ठीक, एक बेसिक मैथ का और एक टेस्ट बैच का। ठीक, तो चलिए हम लोग अगले क्लास में मिलेंगे। और वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर करिए, ताकि जितने भी आपके दोस्त लोग हैं सब लोग हमसे जुड़े और ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाएं। ग्रुप डी का जो अपकमिंग एग्जाम है उसके लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद होगा। डेली डेली एक एक सीट आप करिए, उससे बहुत इंप्रूव होगा। ठीक, चलिए ओके बाय, टेक केयर, अपना ध्यान रखिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करें। ठीक।